हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट ऑफ मेमोरी की। इसमें हम देखेंगे कि केबी का क्या मतलब होता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एमबी का क्या मतलब होता है, पीबी का और टीबी का। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आपके मेमोरी से बनने वाले सभी प्रश्न पूरे हो जाए या फिर यूनिट ऑफ मेमोरी को आप अच्छे से समझ पाएं। किसी अज्ञात ने कहा है कि अगर नहीं आता तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। यानी कि अगर आपको नहीं आता है, आप बेकार के वीडियोज को देखते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप किसी भी नॉलेजेबल वीडियो को देख लें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको अंत में वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही भूलिए नहीं, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट ऑफ मेमोरी को, यानी कि मेमोरी की यूनिट्स क्या होती है। तो मेमोरी में सबसे पहला आता है बाइनरी डिजिट, यानी कि 0 और 1 को बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही सिंबल 0 और 1 होते हैं, जिसमें 0 जो है ऑफ स्थिति को बताता है और 1 जो है ऑन स्थिति को दर्शाता है। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसीलिए बाइनरी डिजिट जो होते हैं वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में होते हैं, जिसमें 0 का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि ऑफ होता है और 1 का मतलब होता है ऑन। इसके बाद आता है बीट। बीट जो है वो एक बाइनरी डिजिट को बीट कहा जाता है, यानी कि 0 या फिर 1, किसी एक को हम बीट के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि बीट का मतलब क्या होता है तो कहेंगे एक बाइनरी डिजिट, एक बाइनरी डिजिट। निब्बल, 4 बीट का समूह, यानी कि 4 बीट के समूह को निब्बल कहा जाता है। अर्थात 4 बीट मतलब 4 बाइनरी डिजिट। 4 बाइनरी डिजिट को हम कहेंगे निब्बल, या 4 बीट का समूह जो है वो एक निब्बल कहलाता है। उसी प्रकार बाइट, 8 बीट का समूह, यानी कि 8 बाइनरी डिजिट को, 8 बाइनरी डिजिट को अगर हम एक साथ रखें तो उसे कहेंगे बाइट। यहाँ ध्यान देंगे बीट BIT और BYTE, बाइट में अंतर है। बीट मतलब एक बाइनरी डिजिट और बाइट मतलब 8 बाइनरी डिजिट या फिर 2 निब्बल। अब इसके बाद आता है यूनिट ऑफ मेमोरी में, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो होता है केबी। 1 KB इज इक्वल होता है 1024 बाइट। याद रखेंगे ये जो बाइट मतलब कि 8 बीट, यानी कि 8 बाइनरी डिजिट का जो समूह था उसे हम कहते हैं एक बाइट, और 1024 बाइट मिलकर के 1 KB बनते हैं, यानी कि 1 किलो बाइट। 1 MB, 1 MB मेगा बाइट, MB का पूरा नाम होता है मेगा बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलो बाइट के, यानी कि केबी यानी किलो बाइट। यहाँ देख सकते हैं 1 किलो बाइट जो है 1024 बाइट के बराबर होता है, और वहीं 1 MB 1024 केबी के यानी कि किलो बाइट के बराबर होता है। उसके बाद आता है जीबी। 1 GB, जीबी का पूरा नाम होता है गीगा बाइट। 1 GB 1024 MB के बराबर, यानी कि 1024 MB मेगा बाइट के बराबर होता है। उसी तरह 1 TB, TB का पूरा नाम है टेरा बाइट। 1 TB इज इक्वल 1024 1024 GB गीगा बाइट। 1 TB में होता है 1024 GB, याद रखेंगे। उसके बाद टीबी से बड़ा यूनिट जो होता है मेमोरी का वो होता है पीबी। 1 PB, पीबी का पूरा नाम होता है पेटाबाइट। पेटाबाइट 1 PB इज इक्वल 1024 TB, यानी कि 1024 टेराबाइट। यहाँ देखेंगे टीबी का पूरा नाम हो गया टेरा बाइट, और 1 PB जो है वो होता है 1024 TB के बराबर। उसके बाद आता है 1 ZB। ZB का मतलब होता है जेट्टा बाइट, जेट्टा बाइट, और इसका पूरा नाम होता है सॉरी 1 GB जो है 1 ZB बराबर होता है 1024 PB के, यानी कि पेटा बाइट के। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो है ये बढ़ते क्रम में दिया गया है। ये क्रम जो है यहाँ पे ये बढ़ते क्रम में, पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB और फिर ZB। इसे याद रखना है कि KB के बाद MB आता है, KB का पूरा नाम होता है किलो बाइट, उसके बाद MB का पूरा नाम होता है मेगाबाइट, GB का पूरा नाम गीगाबाइट, उसी तरह TB, PB, ZB। ये सभी जो है एक सीक्वेंस में मतलब बढ़ते क्रम में, इन्हें जो है बढ़ते क्रम में दिया गया है, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में। उसी प्रकार इधर भी देख सकते हैं आप बाइट, KB, MB, GB, TB और PB, इसे भी बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। इसमें जो यूनिट दिया गया है ये हर अगली मेमोरी का, यानी कि जो भी बड़ा मेमोरी है इसके ठीक पहले वाले मेमोरी को 10 से 24 के मल्टीपल में लिखा गया है। यहाँ देख सकते हैं KB से बड़ा होता है MB, तो MB को KB में दर्शाया गया है। यहाँ देखेंगे
कि 1 MB बराबर होता है 1024 KB, यानी कि इसके पहले वाले यूनिट से इसे दिखाया गया है, दर्शाया गया। उसी तरह जीबी की बात करें हम 1 GB, तो 1 GB इज इक्वल 1024 MB, तो यहाँ जीबी से पहले आता है MB, यानी कि जिस मेमोरी का यूनिट दिखाया गया यहाँ पे उसके ठीक पहले वाले यूनिट ऑफ मेमोरी के रूप में दर्शाया गया है। अगर हम इसको 1024 के फॉर्मेशन में नहीं लिखते तो हमें लिखना होता है यहाँ पे 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। तो अगर 1 MB की हम बात करें तो यह होगा 1024 का स्क्वायर, यानी कि 1024 गुना 1024। अगर हम इसे नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 का पावर 1 बराबर होता है 1 KB, सॉरी 1024 का पावर 1 बराबर होता है 1 KB। उसी प्रकार 1024 का पावर 2 बराबर होता है 1 MB। उसी तरह 10 के पावर सॉरी 1024 के पावर 3, 1024 के पावर 4, तो यहाँ पे इन्हें उस तरह से नहीं दर्शाया गया बल्कि इसे इसके ठीक पहले वाले यूनिट के वैल्यू के रूप में दर्शाया गया है। तो आप याद रखेंगे, अगर आप इसे स्क्वायर में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1024 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1024 बाइट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 MB। उसी तरह 1024 बाइट क्यूब, ये हो जाएगा आपका 1 GB। तो ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे याद करना आसान है, इसलिए इस फॉर्मेशन में इसे दिया गया है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने ये यूनिट ऑफ मेमोरी यहीं पे सीखा या फिर आप पहले से जानते हैं, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। आगे हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंतर का आधार, कि हम अंतर किस आधार पर करेंगे। उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी और उसके बाद है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। सबसे पहले आता है नाम, कि इसका नाम के आधार पर इसमें क्या अंतर हम कर सकते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, वहीं द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो जहां भी नाम की बात आती है, हम बात करेंगे मुख्य मेमोरी की या प्राथमिक मेमोरी की, तो ये दोनों एक ही हैं, मेन मेमोरी, और उसी तरह द्वितीयक मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी, ये दोनों भी एक ही, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है स्थान यानी कि इनका उपयोग करने का स्थान, हम कहाँ उपयोग करते हैं। तो इसमें प्राथमिक मेमोरी को हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर के भीतर, और द्वितीयक मेमोरी को कंप्यूटर के भीतर, मुख्यतः कंप्यूटर के बाहर इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन जैसे हार्ड डिस्क है, इसे सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर के अंदर ही रखा जाता है, ताकि कंप्यूटर जहां भी हम ले जाए उसे ले जा सकते हैं। लेकिन मुख्यतः ये कंप्यूटर के बाहर ही मिलता है, यानी कि एक्सटर्नली भी मिलता है। हार्ड डिस्क जो है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है, और इंटरनल हार्ड डिस्क, मतलब कि जो सीपीयू के अंदर होता है हार्ड डिस्क उसे इंटरनल हार्ड डिस्क कहते हैं, और जो सीपीयू के बाहर होता है उसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो मुख्यतः कंप्यूटर के बाहर या फिर कंप्यूटर में मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इसे कंप्यूटर के बाहर ही देखा जाता है। तीसरा हमारा प्रकृति, नेचर के अनुसार कंप्यूटर मेमोरी जो है, इसमें पहला प्राथमिक मेमोरी जो है अस्थायी होते हैं, मतलब वोलेटाइल मेमोरी वे होते हैं जिनके अंदर उपलब्ध डेटा यानी स्टोर्ड डेटा कंप्यूटर के बंद होने के बाद इरेज हो जाते हैं। लेकिन रोम रीड ओनली मेमोरी, यह एक अस्थायी मेमोरी है। तो इसको छोड़ के बाकी सारे प्राइमरी मेमोरी जो है वो सभी के सभी अस्थायी है। इसे एक्सपेक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि अपवाद के रूप में रोम को रखा जा सकता है। वहीं दूसरे आता है द्वितीयक मेमोरी जो है ये अस्थायी होता है, नॉन वोलेटाइल, यानी कि अगर हम ऑफ भी कर दे डेटा को, स्विच को, तो उसके बाद भी इसका डेटा जो है वो ऑफ खत्म नहीं होता है, इरेज नहीं होता है। तो ये है अस्थायी यानी नॉन वोलेटाइल, और इसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को अस्थायी वोलेटाइल, रोम को छोड़कर यानी कि रीड ओनली मेमोरी को छोड़कर। उसके बाद चौथा हमारा क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी के आधार पे प्राइमरी मेमोरी पहला होता है, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी जो है इनकी कैपेसिटी क्षमता जो है वो लिमिटेड होती है, सीमित रहती है, बहुत ही कम मात्रा में इनकी जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। वहीं पे हम बात करें आपके द्वितीयक मेमोरी की, तो ये जो है असीमित होते हैं, यानी कि अनलिमिटेड होते हैं। इनके जो स्टोरेज कैपेसिटी हम जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं। पांचवा मुख्य अंतर का आधार है गति, स्पीड के आधार पे प्राइमरी मेमोरी फास्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, वहीं सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो होते हैं। याद रखेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों में प्राइमरी मेमोरी फास्ट होता है, वहीं सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो होता है। छठा आता है हमारा एक्सेस टाइम, यानी कि किसी भी डेटा को कंप्यूटर जितनी देर में पढ़ पाता है उसे एक्सेस टाइम के नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी का एक्सेस टाइम जो है वो नैनो सेकंड में मापा जाता है, वहीं द्वितीयक मेमोरी का एक्सेस टाइम जो है यानी कि एक्सेस स्पीड जो है उसे हम मिली सेकेंड में मापते हैं। सातवां है हमारा लागत को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट। लागत
प्राइमरी मेमोरी में लागत ये बहुत ही अधिक होती है इनकी, यानी कि ये एक्सपेंसिव होते हैं। 4 GB का ही रैम लेना हो तो हमें 4-5 हज़ार रुपये दे देने होते हैं। वहीं द्वितीयक मेमोरी की जो लागत होती है वो कम होती है, यानी कि ये चीप रेट के होते हैं, सस्ते होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सस्ते होते हैं। तो ये प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी के मुख्य अंतर इस प्रकार है। इसमें भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न प्रकार के मेमोरी एक्सेस टाइम तथा प्रकार। अभी हम लोग पहले पिछली वीडियो में बात किए थे एक्सेस टाइम की, तो इसमें देखेंगे अलग अलग मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या होता है और वो किस प्रकार उपयोग किए जाते हैं। तो हम देख लेंगे। पहले मेमोरी है यहाँ पे कॉलम में पहला, उसके बाद है एक्सेस टाइम और उसके बाद है उपयोग। पहला रजिस्टर, मेमोरी में पहला रजिस्टर है जिसका एक्सेस टाइम जो है 1 से 2 नैनोसेकंड होते हैं और इनका उपयोग जो है मुख्य मेमोरी के रूप में सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी यूजर के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि सीपीयू खुद ही इसका उपयोग करता है। तो याद रखेंगे रजिस्टर का उपयोग जो है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है और उसके बाद 1 से 2 नैनोसेकंड में। एक और बात याद रखेंगे कि ये मेमोरी तो है लेकिन इसका उपयोग स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता बल्कि प्रोसेसिंग में इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर सीपीयू के द्वारा जो भी डेटा प्रोसेस किया जाता है उसमें स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए इसका उपयोग, रजिस्टर का उपयोग प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है सीपीयू के द्वारा। दूसरा हमारा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का स्पीड एक्सेस टाइम होता है 3 से 10 नैनोसेकंड होता है और ये भी मुख्य मेमोरी के रूप में सीपीयू के द्वारा ही उपयोग किया जाता है। और ये कैश मेमोरी भी कैलकुलेशन यानी कि प्रोसेसिंग में ही उपयोग होता है, न कि डेटा को स्टोर करने में। रैम, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, रैम का एक्सेस टाइम जो है वो 11 से 60 सेकंड के बीच में यानी कि नैनो सेकंड के बीच में होता है और इसका भी उपयोग मुख्य मेमोरी के द्वारा ही, मुख्य मेमोरी के रूप में सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि इसका भी उपयोग यूजर नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। इसके पहले हम समझ लें कि ये रजिस्टर, कैश मेमोरी और रैम ये तीनों प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के द्वारा मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, यानी कि यूजर इसका उपयोग नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कंप्यूटर पे कम लोड है तो इनका उपयोग कम होता है और जिससे कंप्यूटर में लोड ज्यादा हो जाता है तो इनका उपयोग बढ़ जाता है। अब चौथा आता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क का जो एक्सेस टाइम है वो 10 से 50 मिली सेकेंड में होता है और ये जो द्वितीयक या सहायक यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से इसे जाना जाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं और ये एक वोलेटाइल प्रवृत्ति का है, यानी कि इसका डेटा जो है नॉन वोलेटाइल, ये जो होते हैं नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन वोलेटाइल जिसमें डेटा जो है लाइट यानी कि स्विच ऑफ होने के बाद भी खत्म नहीं होती है। पांचवा हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम जो है 100 से 200 मिली सेकंड के बीच में होता है और इसका भी उपयोग द्वितीयक या सहायक मेमोरी के रूप में किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बेल्ट्रॉन, बेल्ट्रॉन को कहते हैं BSEDC, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसी को बेल्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित होने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें 60 नंबर के कंप्यूटर से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 मार्क्स का सिर्फ कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिना देरी किए या फिर भविष्य में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप मिस नहीं करें। तो तब तक के देखते रहिए NICT। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।